Visible door with all this limestone and everything, and you push it and you go in, and I saw all the cameras. What it was like old televisions, basically, like stacked, but they were monitors inside this cabinet, and there were men sitting here, and I looked on the cameras and I saw toilet, bed, toilet, bed. I am never going to use the restroom here, and I'm never going to sleep here. It was very obvious that they were like monitoring private moments. सोचो एक ऐसी जगह के बारे में जहां दुनिया के सबसे पावरफुल लोग आते जाते हों, जहां पैसा, पावर और पॉलिटिक्स एक ही टेबल पर बैठते हों, लेकिन जहां लॉ, मोरालिटी और अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल गायब हो। ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये कोई फिक्शन भी नहीं है, ये रियल दुनिया की एक अनकंफर्टेबल सच्चाई है, और इसी सच्चाई का नाम है एप्स्टीन फाइल्स। और इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे डॉक्यूमेंट्री रिलीज से होती है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 30 जनवरी 2026 को अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी लाखों डॉक्यूमेंट्स पब्लिक की। इन डॉक्यूमेंट्स में ईमेल्स थे, फोटोज थे, कैलेंडर्स थे, ट्रैवल रिकॉर्ड्स थे और विक्टिम्स की टेस्टिमनीज थी। जैसे जैसे ये फाइल्स पब्लिक होती गई, वैसे वैसे एक बात क्रिस्टल क्लियर होती चली गई। ये सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं थी, ये पावर के सिस्टमैटिक अब्यूज की कहानी थी, और ये उस सिस्टम की कहानी थी जो पावरफुल लोगों को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इस सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें जेफरी एप्स्टीन को समझना होगा। जेफरी एप्स्टीन कोई ऑर्डिनरी मिलियनेयर नहीं था। वो प्रेसिडेंट्स के साथ फोटोग्राफ्स में दिखाई देता था, वो बिलियनर्स के साथ प्राइवेट डिनर्स करता था, वो रॉयल्स और डिप्लोमैट्स के साथ मीटिंग्स करता था, और दुनिया के सबसे एक्सक्लूसिव सर्कल्स में उसका फ्री एक्सेस था। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट जो एक समय पर स्कूल में मैथ्स पढ़ाता था, अचानक मैनहट्टन की सबसे महंगी प्राइवेट मैंशन का ओनर बन गया? कैसे उसके पास प्राइवेट जेट्स आए, प्राइवेट आइलैंड्स आए और दुनिया के एलीट्स का डायरेक्ट एक्सेस आया? इसका जवाब सिर्फ पैसा नहीं था, इसका जवाब था इन्फ्लुएंस। और यहीं से एप्स्टीन की कहानी एक नॉर्मल क्राइम स्टोरी से आगे बढ़ जाती है। एप्स्टीन का असली बिजनेस सिर्फ वेल्थ मैनेज करना नहीं था, उसका असली बिजनेस था इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। उसका असली बिजनेस था लोगों के राज इकट्ठा करना और फिर उन राजों को पावर में बदलना। विक्टिम्स के अकॉर्डिंग एप्स्टीन के न्यूयॉर्क के मैंशन में सिर्फ लग्जरी नहीं थी, बेडरूम्स में हिडन कैमरास लगे हुए थे, बाथरूम्स में सर्विलेंस था, और एक पूरा मीडिया रूम था जहां मल्टीपल स्क्रीन्स पर लाइव फीड्स चलती रहती। Monitors inside this cabinet, and there were men sitting here, and I looked on the cameras and I saw toilet, bed, toilet, bed. I am never going to use the restroom. इसका मतलब सिंपल था, अगर कोई पावरफुल आदमी किसी इलीगल या कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में फंस जाता तो उस मोमेंट का रिकॉर्ड बन जाता। और जब किसी के पास आपका राज होता है तो उसके पास आप पर पावर होती है। लेकिन ये सब सिर्फ थ्योरीज नहीं थी, इस कहानी का एक डॉक्यूमेंटेड लीगल एंगल भी था। 2005 में फ्लोरिडा के पाम बीच एरिया में लोकल पुलिस के पास कुछ टीनेज गर्ल्स की कंप्लेंट्स आईं। उन लड़कियों ने बताया कि उन्हें मसाज के नाम पर एप्स्टीन के घर बुलाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि वहां पहुंचने के बाद उनका सेक्सुअल अब्यूज किया गया। पुलिस ने इस केस को लाइटली नहीं लिया। उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू की। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को मल्टीपल विक्टिम्स मिले। हर विक्टिम की स्टोरी एक दूसरे से मैच करती थी। अब्यूज का पैटर्न सेम था, लोकेशन सेम थी और मेथड भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल था। ये क्लियरली एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिकिंग पैटर्न की तरफ पॉइंट कर रहा था। इस स्टेज पर लग रहा था कि अब सिस्टम अपना काम करेगा। लोगों को लगा कि इतने स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बाद एप्स्टीन को सीरियस पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन 2008 में इस केस ने एक अनएक्सपेक्टेड और डिस्टर्बिंग टर्न लिया। एप्स्टीन को एक ऐसी लीगल डील दी गई जिसे आज भी अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे कंट्रोवर्शियल प्ली डील्स में गिना जाता है। सीरियस फेडरल ट्रैफिकिंग चार्जेस हटा दिए गए। एप्स्टीन को सिर्फ माइनर स्टेट लेवल चार्जेस का दोषी माना गया। सजा के नाम पर उसे 18 मंथ्स की जेल दी गई, जिसमें ज्यादा समय उसे वर्क रिलीज के थ्रू बाहर रहकर काटने की इजाजत थी। सबसे शॉकिंग बात यह थी
कि विक्टिम्स को इस डील के बारे में पहले इन्फॉर्म तक नहीं किया गया। ये एक नॉर्मल लीगल डिसीजन नहीं लगता था, ये एक क्लियर सिग्नल था। सिग्नल ये था कि एप्स्टीन प्रोटेक्टेड है, और जब एक क्रिमिनल को प्रोटेक्शन मिल जाए तो उसकी पावर और भी बढ़ जाती है। 2009 के बाद एप्स्टीन और ज्यादा ओपनली लग्जरी लाइफ जीने लगा। उसने फिर से प्राइवेट जेट्स में ट्रैवल करना शुरू किया, इंटरनेशनल ट्रिप्स बढ़ने लगी और कैरिबियन में एक प्राइवेट आइलैंड स्पॉटलाइट में आया। इस आइलैंड का नाम था लिटिल सेंट जेम्स। बाहर से देखा जाए तो ये एक लग्जरी प्राइवेट रिट्रीट लगता था, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस और टेस्टिमनीज के मुताबिक यही आइलैंड सबसे सीरियस एलिगेशंस का सेंटर बना। यहाँ लड़कियों को जॉब्स, ट्रैवल और अपॉर्चुनिटीज के नाम पर लाया जाता था, और आइलैंड पर पहुंचते ही पावर डायनामिक्स पूरी तरह बदल जाती थी। और यहीं से ये कहानी सिर्फ एप्स्टीन तक लिमिटेड नहीं रहती। अब यहाँ पर एक अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, अगर एप्स्टीन जैसा आदमी इतने सालों तक बिना रोके टोके ऑपरेट कर सकता था, तो कौन कौन से लोग थे जो इस सिस्टम का हिस्सा थे? और जब 2026 में एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक हुई, तो दुनिया ने पहली बार देखा कि यह नेटवर्क कितना वाइड और कितना पावरफुल था। प्रेसिडेंट्स के नाम थे, प्राइम मिनिस्टर्स के रेफरेंसेस थे, रॉयल्स के मेंशंस थे, बिलियनर्स और सेलिब्रिटीज के रिकॉर्ड्स थे। ये कहानी सिर्फ एप्स्टीन पर लिमिटेड नहीं थी। ये एक ऐसे नेटवर्क की कहानी थी जिसमें पावर, एक्सेस और साइलेंस का एक डेंजरस कॉम्बिनेशन बना हुआ था। और इसी नेटवर्क को समझने के लिए हमें उन लोगों को देखना होगा जो एप्स्टीन के सबसे करीबी सर्कल्स का हिस्सा थे। एप्स्टीन फाइल्स में जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात सामने आई वो ये थी कि एप्स्टीन का कॉन्टैक्ट सिर्फ शेडी या अननोन लोगों से नहीं था। उसके कॉन्टैक्ट्स में फॉर्मर प्रेसिडेंट्स थे, रॉयल फैमिली के मेंबर्स थे, टॉप बिजनेसमैन थे और दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़े लोग थे। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये लोग पॉलिसी बनाते थे, ये लोग वॉर्स और इकोनॉमीज पर असर डालते थे। इसलिए जब इनके नाम डॉक्यूमेंट्स में आए तो सवाल सिर्फ मोरालिटी का नहीं था, सवाल डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी का था। इस नेटवर्क का सबसे क्लियर और डॉक्यूमेंटेड एग्जाम्पल था ब्रिटिश रॉयल फैमिली से जुड़ा एक नाम, प्रिंस एंड्रू, क्वीन एलिजाबेथ के बेटे और ब्रिटिश रॉयल फैमिली के सीनियर मेंबर। एप्स्टीन फाइल्स में प्रिंस एंड्रू का नाम रिपीटेडली आता है। एक सर्वाइवर वर्जीनिया जिफ्रे ने लीगली टेस्टिफाई किया कि जब वो सिर्फ 17 साल की थी तब उसे एप्स्टीन के थ्रू प्रिंस एंड्रू के पास ले जाया गया था। इस केस में एक फोटो भी पब्लिक हुई जिसमें प्रिंस एंड्रू वर्जीनिया जिफ्रे के साथ खड़े दिखते हैं और उनका हाथ उसके वेस्ट पर है। प्रिंस एंड्रू ने सालों तक इस फोटो को फेक बताया, लेकिन बाद में उन्हें एक सिविल लॉसूट सेटल करना पड़ा। 2022 में प्रिंस एंड्रू ने मल्टी-मिलियन पाउंड सेटलमेंट की बिना कोर्ट ट्रायल के। इस सेटलमेंट के बाद उनसे उनके रॉयल टाइटल्स छीन लिए गए, उन्हें पब्लिक ड्यूटीज से हटा दिया गया और रॉयल फैमिली ने उनसे डिस्टेंस बना ली। ये केस इस बात का प्रूफ था कि एप्स्टीन के कनेक्शन सिर्फ र्यूमर्स नहीं थे, ये कोर्ट लेवल केसेस तक पहुंच चुके थे। लेकिन ये सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं था, अमेरिका में भी कई पावरफुल लोग इस कहानी का हिस्सा थे। एप्स्टीन फाइल्स में अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन का नाम मल्टीपल टाइम्स आता है। फ्लाइट लॉग्स के मुताबिक बिल क्लिंटन ने एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में कई बार ट्रैवल किया। इस जेट को मीडिया में लोलिटा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। बिल क्लिंटन ने यह कहा कि उनका एप्स्टीन के साथ कोई क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स ये दिखाते हैं कि उनका कॉन्टैक्ट सिर्फ 1 या 2 मीटिंग्स तक लिमिटेड नहीं था। ये बात यहां क्लियरली समझना जरूरी है। सिर्फ किसी का नाम फाइल्स में होना क्राइम का प्रूफ नहीं होता, लेकिन जब नाम, ट्रैवल रिकॉर्ड्स और मल्टीपल इंडिपेंडेंट रेफरेंसेस साथ में आते हैं तो क्वेश्चन जरूर खड़े होते हैं। और यहीं से हम एक और पावरफुल अमेरिकन फिगर की तरफ बढ़ते हैं। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिलैंथ्रोपिस्ट्स में से एक। पब्लिकली बिल गेट्स ने माना कि उनकी एप्स्टीन से मीटिंग्स हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि ये मीटिंग्स एक मिस्टेक थी। एप्स्टीन फाइल्स में 2011 के बाद की भी मीटिंग्स का मेंशन मिलता है, जब एप्स्टीन एक कन्विक्टेड ऑफेंडर था। कुछ ईमेल्स और ड्राफ्ट्स भी मिले जिनमें एप्स्टीन बिल गेट्स से जुड़ी सेंसिटिव बातों का जिक्र करता है। बिल गेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इन एलिगेशंस को स्ट्रांगली डिनाई किया। ये केस भी वही क्वेश्चन रेज करता है, अगर एप्स्टीन सबके लिए एक नोन क्रिमिनल था तो इतने पावरफुल लोग उसके साथ कांटेक्ट में क्यों रहे? और यही सवाल सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था। इस कहानी में एक इंडियन एंगल भी सामने आया।
एप्स्टीन फाइल्स के डॉक्यूमेंट्स में कुछ इंडियन नेम्स का भी मेंशन मिलता है। सबसे ज्यादा डिटेल्ड कम्युनिकेशन इंडियन बिजनेसमैन अनिल अंबानी के साथ दिखता है। ईमेल्स और मैसेजेस के मुताबिक अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच 2017 से 2019 के बीच रेगुलर कांटेक्ट था। इन मैसेजेस में यह दिखता है कि वॉशिंगटन के पॉलिटिकल कनेक्शंस, मीटिंग्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जैसे टॉपिक्स डिस्कस होते दिखते हैं। डॉक्यूमेंट्स में यह भी मेंशन है कि एक मीटिंग एप्स्टीन के मैनहट्टन होम में हुई। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन को शो करते हैं, ये किसी क्राइम का डायरेक्ट प्रूफ नहीं देते। लेकिन सवाल ये जरूर उठता है कि एक कन्विक्टेड ऑफेंडर इंटरनेशनल पॉलिटिकल नेटवर्किंग में कैसे इन्वॉल्व हो सकता था। और जब इंडिया एंगल की बात होती है तो एक और नाम डिस्कस होता है, हरदीप सिंह पुरी, जो बाद में इंडियन गवर्नमेंट में मिनिस्टर बने। एप्स्टीन फाइल्स में उनके और एप्स्टीन के बीच कुछ मीटिंग्स और ईमेल्स का मेंशन है। हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि ये मीटिंग्स उनके डिप्लोमैटिक रोल के दौरान हुई थीं, जब वो न्यूयॉर्क में काम कर रहे थे। ये भी सच है कि ये मीटिंग्स उनके मिनिस्टर बनने से पहले की हैं। इस केस में भी डायरेक्ट क्रिमिनल एलिगेशन नहीं है, लेकिन एक कन्विक्टेड ऑफेंडर के साथ रेगुलर प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट सवाल जरूर खड़े करता है। और यहीं पर हम सबसे सेंसिटिव टॉपिक पर आते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में डायरेक्ट कम्युनिकेशन के फॉर्म में नहीं मिलता, लेकिन कुछ ईमेल्स में एप्स्टीन के क्लेम्स मिलते हैं, जिसमें वो अपनी इन्फ्लुएंस को एग्जैजरेट करता हुआ दिखता है। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि ये क्लेम्स एक कन्विक्टेड क्रिमिनल की बेसलेस इमेजिनेशन है। ये पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्स्टीन नोन था अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए, इसलिए हर क्लेम को फैक्ट के तौर पर एक्सेप्ट करना जर्नलिस्टिकली सही नहीं होगा। और यहीं पर हम समझते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स को कैसे पढ़ना चाहिए। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक फाइनल वर्डिक्ट नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन का रॉ मटेरियल है। कुछ केसेस कोर्ट टेस्टेड और प्रूवन है, कुछ केसेस सीरियस क्वेश्चंस रेज करते हैं, और कुछ केसेस सिर्फ मेंशंस और क्लेम्स पर बेस्ड है। इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे ये है कि एप्स्टीन अकेला नहीं था। वो एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा था जहां पावर, मनी और साइलेंस एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे। 10 अगस्त 2019 को जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में अपनी जेल सेल के अंदर डेड पाया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक एप्स्टीन ने सुसाइड किया, लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ पब्लिक हुई, क्वेश्चंस की एक लंबी लिस्ट शुरू हो गई। एप्स्टीन हाई प्रोफाइल इनमेट था, उसे अलेजिडली सुसाइड वॉच पर रखा जाना चाहिए था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक गार्ड्स ने रेगुलर चेक्स नहीं किए, कैमराज मैल फंक्शन कर रहे थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि एप्स्टीन ट्रायल से कुछ ही हफ्ते दूर था। इस ट्रायल में कई पावरफुल लोगों के नाम कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकते थे। इसलिए एप्स्टीन की डेथ सिर्फ एक डेथ नहीं रही, ये एक ग्लोबल कंट्रोवर्सी बन गई। और एप्स्टीन की मौत के साथ एक और सच भी सामने आया। एप्स्टीन के मरने के बाद उसके खिलाफ चल रहा क्रिमिनल केस लीगली खत्म हो गया। इसका मतलब ये था कि जो सवाल ट्रायल में पूछे जाने थे वो कभी पूछे ही नहीं जा सके। विक्टिम्स को कभी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि एप्स्टीन अकेला नहीं था। और यहीं से फोकस शिफ्ट होता है एक और नाम पर, गिलेन मैक्सवेल, एप्स्टीन की क्लोजेस्ट एसोसिएट। विक्टिम्स के अकॉर्डिंग गिलेन का रोल सिर्फ बायस्टैंडर का नहीं था। एलिगेशंस के मुताबिक मैक्सवेल गर्ल्स को रिक्रूट करती थी, उन्हें ग्रूम करती थी और फिर एप्स्टीन के नेटवर्क में पुश करती थी। 2021 में गिलेन मैक्सवेल को सेक्स ट्रैफिकिंग रिलेटेड चार्जेस में कन्विक्ट किया गया। उसे लॉन्ग प्रिजन सेंटेंस मिली। आज के दिन तक एप्स्टीन नेटवर्क में सिर्फ वही एक ऐसी पर्सन है जिसे लीगली पनिशमेंट मिली है। और यही फैक्ट सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि बाकी लोग कहाँ गए। एप्स्टीन फाइल्स के मुताबिक ये नेटवर्क सिर्फ 2 लोगों तक लिमिटेड नहीं था। पॉलिटिक्स, बिजनेस, एकेडमिया, एंटरटेनमेंट, रॉयल्टी, हर जगह कनेक्शंस दिखते हैं। फिर भी एप्स्टीन के मरने के बाद और मैक्सवेल की कन्विक्शन के बाद बाकी किसी पर क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगे। इससे एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या जस्टिस सिस्टम सिर्फ उन लोगों के लिए स्ट्रिक्ट होता है जिनके पास पावर नहीं होती? और ये सवाल सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स में लगभग 3.5 मिलियन पेजेस पब्लिक हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी भी काफ़ी डॉक्यूमेंट्स सील्ड या अनरिलीज्ड हैं। इसका मतलब ये है कि जो हम जानते हैं वो पूरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हो सकता है।
और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर काम करता है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी पर क्वेश्चंस उठना नेचुरल है। और यहीं पर एक और अनकंफर्टेबल पॉसिबिलिटी आती है। क्या एप्स्टीन के पास इतनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी कि उसकी मौत कई पावरफुल लोगों के लिए कन्वीनियंट थी? इस सवाल का आज तक कोई क्लियर आंसर नहीं है। ऑफिशियली एप्स्टीन की डेथ को सुसाइड माना गया है, लेकिन ऑफिशियली का मतलब हमेशा सच हो ये ज़रूरी नहीं होता। हिस्ट्री में ऐसे कई केसेस रहे हैं जहां पावर ने ट्रुथ को बरी किया है, और इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा लेसन यहीं से निकल कर आता है। जेफरी एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो पावरफुल लोगों को प्रोटेक्शन देता है। ये उस साइलेंस की कहानी है जो इन्फ्लुएंस के बदले खरीदी जाती है। ये उन विक्टिम्स की कहानी है जिनकी आवाज़ सालों तक इग्नोर की गई। और ये हम सब के लिए एक वार्निंग भी है, क्योंकि अगर हम सवाल पूछना बंद कर दें तो पावर और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। एप्स्टीन फाइल्स हमें ये नहीं बताती कि हर नाम गिल्टी है, लेकिन ये ज़रूर बताती है कि हर नाम पावरफुल है। और डेमोक्रेसी में पावर का स्क्रूटनी होना सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, बिलियनियर हो, रॉयल हो या कोई और इन्फ्लुएंशियल फिगर। और यहीं पर इस डॉक्यूमेंट्री का कंक्लूजन आता है। जब सोसाइटी के सबसे ऊपर बैठे लोग लॉ से ऊपर हो जाते हैं तो सिर्फ विक्टिम्स ही नहीं, पूरा सिस्टम फेल होता है। एप्स्टीन मर चुका है, मैक्सवेल जेल में है, लेकिन एप्स्टीन का नेटवर्क, उसका माइंडसेट और उसका सिस्टम शायद आज भी जिंदा है। असली सवाल ये नहीं है कि एप्स्टीन ने क्या किया, असली सवाल ये है कि हम पावर को कितनी अकाउंटेबिलिटी के साथ ट्रीट करते हैं। और शायद एप्स्टीन फाइल्स का सबसे बड़ा पर्पस भी यही है, हमें अनकंफर्टेबल सवाल पूछने पर मजबूर करना।